आखिर बिना फाइटर जेट और मिसाइलों के पाकिस्तान को कैसे ठोका तालिबान ने? दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ वो बारूद, खून और हथियारों की नहीं बल्कि घमंड की तबाही की है। पाकिस्तान, जिसने हमेशा अफगानिस्तान में दखल दिया, उसने यह कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वही तालिबान उसकी छाती पर चढ़कर नाचेगा। आज हालत यह है कि पाकिस्तान की सेना रो रही है, सरकार बौखलाई हुई है और उनके जनरल सर पकड़कर बैठ गए हैं क्योंकि तालिबान ने ऐसा पलटवार किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये लड़ाई किस बात पर शुरू हुई और कैसे तालिबान ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, चलिए इसे विस्तार से जानते हैं। हुआ यूं कि पाकिस्तान ने अपनी ताकत दिखाने के चक्कर में अफगानिस्तान के अंदर जाकर हवाई हमला कर दिया। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट अफगानिस्तान के गांवों पर बम बरसाने लगे। इन हमलों में कई आम बेगुनाह लोग मारे गए। पाकिस्तान को लगा बस इतना डर काफी होगा, तालिबान खामोश हो जाएगा, लेकिन यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। पाकिस्तान ये भूल गया कि सामने पुराना कमजोर तालिबान नहीं बल्कि 2025 वाला तालिबान खड़ा है। वो तालिबान जिसके पास 20 साल की जंग का अनुभव है और अमेरिका के छोड़े असली हथियार हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की ताकत की, जो उसने इस हमले में दिखाई। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अपने सबसे आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए। उनके पास JF-17 फाइटर जेट थे जो 1900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और SD-10 मिसाइल दाग सकते हैं। उनके पास बुराक और शाहपार नाम के ड्रोन थे जो आसमान से निशाना ढूंढकर हमला कर सकते हैं। उनके पास जमीन पर लड़ने के लिए AK-47 और G3 जैसी राइफलें थीं। इसलिए सबको लगा कि अब तालिबान का अंत तय है, लेकिन कहानी यहाँ पलट गई, क्योंकि जंग सिर्फ बड़े हथियारों से नहीं जीती जाती, जंग हिम्मत और दिमाग से जीती जाती है। तालिबान ने ऐसा पलटवार किया कि पाकिस्तान की सेनाएं भागने लगीं। पाकिस्तान ने एक एयर स्ट्राइक भी किया था, लेकिन उसके बदले में तालिबान ने जवाबी हमला करके पाकिस्तान के 57 से ज्यादा सैनिक ढेर कर दिए। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब सवाल उठता है, बिना फाइटर जेट, बिना बड़े मिसाइल, बिना कोई आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम, आखिर तालिबान ने ये सब कैसे कर दिखाया? कौन से हथियार इस्तेमाल किए? कैसे पाकिस्तान की मिलिट्री चौकियों पर कब्जा किया? कैसे JF-17 जैसे जेट और ड्रोन भी उनके सामने बेकार साबित हो गए? तो इसका जवाब बहुत सीधा है, तालिबान को लड़ना आता है। वो गोरिल्ला वार यानी छापा मार युद्ध में माहिर हैं। वे सामने से नहीं, दिमाग से लड़ते हैं, चुपचाप हमला करते हैं और दुश्मन को संभलने से पहले उसे खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, तालिबान के हाथ लगा वो खतरनाक माल, अमेरिकी हथियारों का पहाड़। दोस्तों, अफगानिस्तान में अमेरिका लगभग 20 साल तक रहा, लेकिन इतने सालों बाद भी वह तालिबान को पूरी तरह हरा नहीं पाया। आखिरकार अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया और जल्दी जल्दी अपनी सेना वापस बुला ली। उस समय हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिकी सैनिकों को जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। इसी जल्दबाजी में वो अपना भारी सैन्य सामान और हथियार वहां छोड़ गए, क्योंकि इतने बड़े हथियारों को वापस ले जाने में बहुत समय लगता। और यही हथियार अब तालिबान के पास हैं। बहुत से हथियार खराब हो गए, लेकिन जो बचे हैं वो आज पाकिस्तान के लिए मौत बन चुके हैं। यही हथियार तालिबान ने इस्तेमाल किए और पाकिस्तान की सेना को दिन में तारे दिखा दिए। तालिबान ने दुनिया को दिखा दिया कि जंग सिर्फ बड़े जेट या ड्रोन से नहीं जीती जाती, जंग मैदान में उतरकर दिल और दिमाग से जीती जाती है। कैसे उन्होंने जंग की चाल चली, कौन से हथियार इस्तेमाल किए और पाकिस्तान का क्या हाल किया, अब आगे उसी की सच्चाई हम खोल कर रखेंगे आपके सामने। सबसे पहले हथियारों को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं, क्योंकि इसी हथियारों के बल पर तालिबान ने पाकिस्तान को ढेर किया था। AM4 कार्बाइन राइफल, जिसे अमेरिकी फौजों में स्टैंडर्ड माना जाता है, हल्की होती है और सटीक निशाना लगाने की क्षमता रखती है। पहाड़ी इलाकों में जहां दुश्मन अक्सर छिपा रहता है और दूरी पर बैठकर गोली मारनी होती है, वहां यह राइफल AK-47 से भी बेहतर साबित हो सकती है, खासकर जब गोलीबारी की जरूरत कंफर्टेबल दूरी पर होती है। इसलिए पहाड़ी गोरिल्ला युद्ध में यह राइफल काम की चीज बन जाती है। अब RPG-7 की बात करें तो यह एक कंधे पर रखकर दागने वाला रॉकेट होता है जो चौकी, बंकर या हल्की गाड़ी को मिटा सकता है। उसके बाद PKM एक ऐसी मशीन गन है जो लगातार गोली चला सकती है और दुश्मन को दबाकर रख देती है। PKM को एक आदमी भी संभाल सकता है और ये छोटा सा दल दुश्मन पर लगातार दबाव बना सकता है। और DSH एक भारी मशीन गन है जिसे ट्रक पर या जमीन पर सेट करके बहुत दूर तक लगातार गोलीबारी की जा सकती है। सरल शब्दों में, इन हथियारों से कुछ ही लोग बड़े नुकसान करवा सकते हैं। यही वजह है कि इन हथियारों ने स्थानीय मोर्चों पर बहुत बड़ा रोल निभाया। IED यानी घर में बनाए गए बम, ये वही चीज है जो किसी बड़े काफिले को एक ही बार में रोक दे सकती है। सड़क किनारे छिपा कर रखे गए विस्फोटक,
जब काफिले के सामने फटते हैं तो बंदूक और गोला बारूद भी दुश्मन के काम नहीं आते। वाहन बर्बाद हो जाते हैं और सप्लाई लाइन कट जाती है। आईईडी का सही समय और जगह पर इस्तेमाल करके विरोधी का लॉजिस्टिक सपोर्ट पूरी तरह ठप किया जा सकता है। यही स्मार्ट छिपे हुए हथियार अक्सर पारंपरिक सेनाओं के लिए सबसे खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि उनकी रोकथाम के लिए बड़ी तैयारी और पक्की जानकारी होना जरूरी होता है। अब जब हम हथियारों की बेसिक समझ रख चुके हैं तो बात करें कि तालिबानी लड़ाकों ने इन हथियारों का इस्तेमाल किस तरह और क्यों किया। सबसे पहले जो बात साफ दिखी वो ये है कि उन्होंने बड़े सीधे हमले करने की बजाय छोटे छोटे तेज और सटीक हमले चुने। ये गोरिल्ला टैक्टिक्स का मूल मंत्र है, भारी टकराव से बचो, छोटे वार करो, फिर गायब हो जाओ। जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके ठिकानों पर हमला किया तब तालिबान ने रणनीति से काम लिया। उन्होंने बड़े अड्डों पर हमला नहीं किया बल्कि चौकियों, पोस्टों और सप्लाई काफिलों पर ध्यान दिया। चौकियां अक्सर साधारण सुरक्षा व्यवस्था के साथ लगाई जाती हैं ताकि इलाके पर नियंत्रण बना रहे, लेकिन अगर उन पर बार बार हमला होता रहे तो वहां बैठे जवान थक जाते हैं, मरम्मत करना मुश्किल हो जाता है और उनकी हिम्मत टूट जाती है। यही थकान और भय का फायदा उठाकर तालिबान ने RPG-7 और IED से होते हुए चौकियों पर हमले बढ़ा दिए। दूसरी अहम बात यह है कि तालिबान को इलाके की इतनी समझ थी जैसे कोई घर के कमरे को जानता हो। ड्यूरन लाइन जैसी जगहें पहाड़ी, खड़ी और जंगली होती हैं। वहां पर न केवल रास्ते मुश्किल होते हैं बल्कि रात में आवाज देना भी एक तरह की मौत के बराबर हो सकता है। तालिबान ने इस इलाके की घाटियां, घने पेड़, गुफाएं और दर्रे इतने सालों से इस्तेमाल किए थे कि वे जानते थे किस रास्ते से क्या निकलेगा, कहां पर दुश्मन के कम्युनिकेशन कटेंगे और कहां पर IED विस्फोटक लगाकर काफिले को रोका जा सकता है। यही छोटे छोटे लोकल एडवांटेज बड़े युद्ध में बड़ा फर्क बना देते हैं। तीसरी बात, मनोवैज्ञानिक आतंक भी बड़ा हथियार बन गया। जब चौकियों पर लगातार हमला होता है और खबरें आने लगती हैं कि वहां भारी जानी नुकसान हुआ तो बाकी जगहों पर भी डर फैल गया। कुछ लोग कहते थे कि 50 से ज्यादा लोग मारे गए, कोई कहता था 57, लेकिन सही संख्या कुछ भी हो, इसका असर यह हुआ कि सेना का मनोबल कमजोर पड़ने लगा। जब फौजी कमांडर को लगे कि उनकी चौकियां सुरक्षित नहीं हैं, तो वे संभल कर चलने लगते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं और बड़े ऑपरेशन शुरू करने से पहले कई बार सोचते हैं। यही डर पैदा करना तालिबान की चाल का हिस्सा था, छोटे छोटे हमले बार बार करके दुश्मन का हौसला तोड़ देना। चौथा और अहम बात यह थी कि उनके पास कुछ ऐसे हथियार भी थे जो अमेरिका वहां छोड़कर चला गया था। ऐसे हथियार कभी आक्रामक नहीं होते, पर अगर उपयोग में सही लोग हों तो बड़ा असर कर सकते हैं। पुरानी मिसाइल, राइफल और कुछ ड्रोन जो रख रखाव की कमी से पूरी तरह काम नहीं कर रहे थे, फिर भी कुछ हद तक काम आ सकते हैं। तालिबान ने इन्हें अपनी समझ और चालाकी से इस्तेमाल कर बड़ा असर दिखा दिया। यानी जिन चीजों का इस्तेमाल बड़े फोर्स अकेले नहीं कर पाते थे, उन चीजों को मिलाकर बड़ा प्रभाव पैदा कर दिया गया। ये पुरानी चीजें अगर सही तरह से इस्तेमाल हो जाएं, तो भी भारी असर कर सकती हैं, खासकर सीमाई इलाकों में। अब बात करते हैं पाकिस्तानी वायु शक्ति की। JF-17 फाइटर जेट, बुराक और शाहपार जैसे ड्रोन और H-4 जैसे लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ वेपन, इन सब की ताकत बहुत बड़ी है और हवा से दी जाने वाली मिसाइलें और बम किसी भी क्षेत्र में भारी तबाही कर सकती हैं। पर इन सब का असली फायदा तभी होता है जब जमीन पर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हवा से बम गिराकर आप ठिकानों को नष्ट कर सकते हो, पर अगर दुश्मन छोटी छोटी टुकड़ियों में बिखरा हुआ है, गुफाओं में छिपा हुआ है और इलाके को अच्छी तरह जानता है, तो हवा की मार सीमित हो सकती है। इससे साफ सीख यह मिली कि आधुनिक वायु शक्ति भी अकेले अपने दम पर जंग नहीं जीत सकती। जमीन पर मौजूद असली जानकारी और खुफिया खबरों का साथ होना जरूरी है। और अगर जमीन पर सप्लाई लाइन कट जाए, काफिले IED में फंस जाए और चौकियां लगातार हमलों के कारण पिन डाउन हो, तो हवा से किया गया नुकसान भी भर पाना मुश्किल हो जाता है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सेना कई इलाकों से पीछे हट गई और कई चौकियां छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये तालिबान की असली ताकत की सिर्फ झलक थी या आने वाले दिनों में पाकिस्तान और बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है? आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान इस अपमान का बदला लेने के लिए और बड़ा हमला करेगा या तालिबान उसे घुटनों पर बैठा देगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।